जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि पिछले दिन वास्तविक संख्या 10 मार्क का जो मैथ है उसका वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 खत्म हो गया है। अब वो चलेंगे 1.2 पे, जिसमें कि प्रूव करना रहता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 हो गया, और जैसे 2 हो गया, फिर वहाँ पे 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, मतलब कोई भी अभाज्य संख्या वहाँ पे हो सकता है। ठीक, तो जो रहेगा बस वहाँ पे पुट कर देना है। उस हिसाब से जब एक आप सीख जाएंगे उसी हिसाब से सबको आप कर सकते हैं। ठीक, तो आज एक दो बता दे रहे हैं और उससे फिर आगे चलेंगे। इस तरह से इस चैप्टर को प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, इसमें कि आप जैसे देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसको सिद्ध करते हैं। ठीक, तो आपका प्रश्न हो गया कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। ठीक, तो कल रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो मान लेंगे दोस्तों, देखिए जैसे रूट 2 अपरिमेय है, ठीक, उसको सिद्ध करना है, तो हम इसका अपोजिट उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो हल में लिखेंगे माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है। ठीक, जब रूट 2 एक परिमेय संख्या हो गया तो रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू हो जाएगा। जो परिभाषा जब बताए थे तो लिखे थे परिमेय संख्या पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू। जब पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जहाँ क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, बटे में जीरो नहीं होना चाहिए। पी क्यू क्या है, पी क्यू पूर्णांक है, पी क्यू पूर्णांक है, साथ में पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक, और सहअभाज्य भी आप लोग को परिभाषा में बताए थे। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसका HCF एक हो, यानी इसका HCF कितना होगा, एक होगा। इसका गुणनखंड जो कॉमन फैक्टर जो होगा दोनों में, जो इसका जो गुणनखंड जो मिलेगा वो क्या होगा, एक होगा। ठीक, हम लोग वही मान लिए कि परिमेय संख्या है, तो रूट 2 बराबर पी बाई क्यू मान लिए। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके बट्टे में नहीं कुछ है तो क्या हो गया, एक है इसके बट्टे में, जैसे रूट 2 बट्टे में नहीं कुछ है, एक है, बराबर पी बट्टे क्या हो गया, क्यू हो गया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। क्या होता है, इसका ऊपर इसका नीचे से गुना, इसके नीचे इसके ऊपर से गुना, तो रूट 2 क्यू हो गया, बराबर क्या हो गया, पी हो गया। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक, वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर हट जाएगा। जब करेंगे रूट 2 क्यू है, इसका स्क्वायर करेंगे बराबर पी स्क्वायर, तो रूट 2 गुने रूट 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट 2 गुने रूट 2 क्या होता है ना, रूट 2 गुने रूट 2, तो बराबर रूट के अंदर 2 दूनी 4 हो गया। 4 का जब वर्गमूल निकालिएगा ना तो अच्छा ऐसे लिखिए, तो 2 गुने 2 हो गया। इसमें जो है ना दो छिपा रहता है, रूट के अंदर 2 छिपा रहता है, तो दो में से क्या हो जाएगा ना, जैसे यहाँ पे 2 है तो ये नीचे में जैसे 2 का जोड़ा रहेगा ना, उसमें से एक बाहर निकल जाता है, इसका 2 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे। दो निकल गया तो 2 क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 गुने क्यू स्क्वायर है तो बराबर पी स्क्वायर है। तो जिस तरह दोस्तों जैसे तराजू लेते हैं, तराजू पे मान लीजिए 10 रुपये आलू भी है, 10 रुपये प्याज भी है। ठीक, तो अगर हम जैसे मान लीजिए अगर हमको आपको 1 किलो वजन एक तरफ क्या किए, 1 किलो का बटखरा दे दिए, और 10 रुपये अगर जो सेम रेट का चीज़ है, आलू मान लीजिए 10 है, प्याज भी 10 है, हम आलू प्याज मिक्स करके हम उस पर चढ़ा सकते हैं। ठीक, दोनों मिक्स करके हम 1 किलो भी ले सकते हैं, कोई घाटा नहीं है। यहाँ पे तो ऐसे देखते जैसे 6, ठीक, जैसे क्या 6 है, तो 6 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 लिख सकते हैं। 2 यानी 2 से भी 6 कटेगा और 3 से भी 6 कटेगा ना।
इसी प्रकार दो, ये बराबर पी स्क्वायर है, 2 गुने क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर को क्यू स्क्वायर से भी ये भाग लग जाएगा, और 2 से भी भाग गए, ये दोनों को गुना करने पे पी स्क्वायर हुआ है, जैसे 6, ये दोनों को गुना करने पे 6 है ना जी। तो इसी तरह यहाँ पे पी क्यू का मान नहीं है, इसलिए थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो जैसा ये हो गया 6 बराबर 2 गुने 3, ठीक। इसी तरह इतना गुने इतना, अगर इसका मान बैठा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, तो जो कि हमको इसका मान पता नहीं है, ये बोले कि चलना, तो ये दोनों को गुना करेंगे तब तो दोनों बराबर है पी स्क्वायर के। तो यहाँ पे क्या है, जो दो जो है सो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक ठीक। तब क्या है, चूंकि दो जो है, दो पी स्क्वायर को पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तब क्या हो जाएगा, दो, जब दो पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो दो पी को भी विभाजित करेगा, अतः दो पी को भी विभाजित करेगा, ठीक। पी को भी विभाजित करेगा, ठीक। अब मान लेंगे कि अब पी बराबर, अतः मान लेंगे पी बराबर 2, कुछ और ले लेंगे के, जहाँ के एक क्या है, यहाँ पे के क्या आ जाएगा, जिस तरह पी और क्यू एक पूर्णांक था, इसी तरह यहाँ पे के भी, जहाँ के एक पूर्णांक है, ठीक। यहाँ भी के पूर्णांक है, तो अब लिखेंगे पी का मान, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक। अब लिखेंगे पी का मान समीकरण 1 में पर, तो एक क्या है, 2q स्क्वायर बराबर कितना है, पी स्क्वायर है ना, पी स्क्वायर है, तो यहीं पे रखना है क्या, पी का मान, तो क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर बराबर, पी के जगह पे क्या हो जाएगा 2k है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। जब स्क्वायर हो जाएगा तो 2q स्क्वायर बराबर 2 दूनी 2 का स्क्वायर, यानी 2 गुने 2, 2 बार गुना हो जाएगा 4, और मल्टीप्लाई में क्या है के का स्क्वायर, यानी के स्क्वायर, ठीक। के स्क्वायर हो गया, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 दूनी 4, दूनी 4 कट गया, यानी क्या हो गया क्यू स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर हो गया, 2k स्क्वायर, क्यू स्क्वायर और 2k स्क्वायर। तो जिस तरह यहाँ पे 2 और क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर को के बराबर था, इसी तरह 2k स्क्वायर क्यू स्क्वायर के बराबर है, यानी जहाँ पे जैसे 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता था, ऐसे 2 यहाँ पे क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। तो चूंकि 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, अतः 2 क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक। जब 2 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक। तो आपको इससे लग नहीं रहा है, यहाँ पे हम माने थे कि पी क्यू एक पूर्णांक है, यहाँ पे पी क्यू पूर्णांक भी है, साथ में पी क्यू सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य यानी इसका एचसीएफ 1 है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो है एक, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे पी 2 से कट रहा है, यहाँ पे क्यू भी 2 से कट रहा है, यानी पी और क्यू में एक ओवरनेस्ट गुणनखंड 2 भी आ रहा है, जबकि हम यहाँ पे शुरू में माने थे यहाँ सहअभाज्य यानी सिर्फ एक ही, इसका अभाज्य गुणनखंड एक ही है, लेकिन जब हम सिद्ध कर रहे हैं तो यहाँ पे एक अभाज्य गुणनखंड 2 भी आ रहा है, चूंकि यहाँ पे क्या है, इससे विरोधाभास, इससे क्या हो रहा है, विरोधाभास पैदा नहीं हो रहा है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 1 था, लेकिन एक अन्य अभाज्य गुणनखंड 2 भी हो गया, यहाँ पी एवं क्यू का
क्यू का एक एक ही अभाज्य गुणनखंड का का एक ही अभाज्य गुणनखंड एक था, परंतु अब दो भी इसका अभाज्य गुणनखंड दो गुणनखंड निकल आया है ना, देखिए हमने इसको माना था कि इसका अभाज्य गुणनखंड यानी HCF एक है, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक के अलावा अब दो भी आ रहा है। देखिए पी भी दो से कट रहा है, पी भी लिखे ना, दो पी को भी काट रहा है, यहाँ पे दो क्यू को भी काट रहा है, यानी पी बट्टे क्यू जो है, पी बट्टे क्यू इसका तो जैसे पी था इसका एक से तो कट ही रहा था, दो से भी कट रहा है, ये भी एक से तो कट ही रहा था और दो से भी कट रहा है, ठीक। और स्वयं से तो सब कटता है, ये पी और क्यू स्वयं से तो सब कटता है, तो एक और स्वयं के अलावा ये दोनों दो से भी कट रहा है, यानी एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड इसका हो गया, तभी इसका ये सहअभाज्य संख्या रहा नहीं ना रहा, तो ये क्या हो गया, ये आपको गलत अवधारणा, ये जो विरोधाभास हो रहा है, यह विरोधाभास यह जो विरोधाभास जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, गलत कल्पना के कारण हो रहा है, गलत कल्पना करने के कारण हो रहा है। तो गलत कल्पना क्या हो रहा है, गलत कल्पना यही है कि हमने मान लिया था कि √2 एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास गलत कल्पना करने के कारण हो रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक। ये जो हम गलत माने हैं √2 एक परिमेय संख्या, इसलिए ना इसका एक अभाज्य गुणनखंड दो भी निकल रहा है, हाँ ये गलत हो गया। तो ये √2 को एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या साबित नहीं कर पाया, मतलब सहअभाज्य संख्या भी साबित नहीं कर पाया ना, इसका HCF एक था, लेकिन अब इसका HCF दो भी आ रहा है, हाँ इसको साबित नहीं कर पाया, इसलिए अतः लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, अपरिमेय संख्या है, ठीक। लेकिन अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। एक हो गया, छूट हो गया, ठीक हो गया। चलिए इसको उतार लीजिएगा। इसी तरह देखिए हिंट कर दे रहे हैं, जैसे √2 है इसी तरह √3 का हो जाएगा, √5 का हो जाएगा। चलिए एक दो देख लीजिए, बता दे रहे हैं, एक और बता दे रहे हैं, √3 5, तो मान लीजिए जैसे √5 ही लेते हैं, ठीक। एक और बता दे रहे हैं ताकि हेजिटेशन दूर रहे, ताकि हम √5 को कैसे करेंगे, और जब दो बता देंगे तो आपको यहाँ पे √2 की जगह पे 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 11 13 कुछ भी रहे, क्या है सबको सब बना लोगे, ठीक। अब ये देख लिए, इसी तरह देखिए एक जैसे √5 को साबित कर दे रहे हैं, क्या है प्रश्न, क्या है कहते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, चलिए तो हम तो सिद्ध कर ही रहे हैं, आप लोग अभी जो सीखे हैं, ठीक। अब ध्यान है अपने कॉपी पे आप लोग भी आगे आगे बनाइए, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ पे उसको देखिएगा, क्योंकि अभी आप बताया आपके दिमाग में अभी वो सेव है, अभी इतना जल्दी तो भूलिएगा नहीं, अभी तुरंत बताया है दिमाग में सेव है, तो आप लोग कॉपी पे तुरंत उसको लिखिए, बनाइए, हमसे आगे आगे चलिए, और जो दिक्कत होगा जहाँ पे फिर थोड़ा देख लेना, देख करके 1 2 4 बार प्रैक्टिस करना है, बस सीख जाओगे और क्या है।
तो सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो यहाँ भी हम क्या मान लेंगे, हल में क्या मान लेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि अपरिमेय। इसको साबित करने के लिए पहले मानेंगे कि √5 7 जो भी हो एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, एक परिमेय संख्या है। ठीक, जब परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या है तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा, p/q हो जाएगा। और जब p/q है तो जहाँ q बराबर नहीं होना चाहिए, नीचे वाला तो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, 0 नहीं होना चाहिए, जहाँ q बराबर नहीं है 0, और लिखेंगे इसका एक क्या है, सहअभाज्य गुणनखंड। इसका p, q क्या है, दोनों pq सहअभाज्य संख्या है, pq दोनों सहअभाज्य संख्या है। ठीक, और जब सहअभाज्य संख्या होगा तो इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब इतना मान लिए तब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक, करेंगे, इसके बटे में कुछ एक मान लेंगे, ऐसे ऐसे गुना कर देंगे। ठीक, तो जैसे हो गया √5q बराबर हो गया p हो गया। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ठीक, दोनों बगल वर्ग करने पर। ठीक, और जब देखिए, अब जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो वर्ग करना बता दिए, तो √5 है तो रूट के अंदर 5 और गुने √5, यानी एक ही रूट के अंदर 5 गुने 5 हो गया। ठीक, तो 2 5 इसमें क्या होता है, इसमें 2 छिपा आता है, तो 2 है तो इसमें से एक बाहर निकल जाए। ठीक, लेकिन यहीं पे अगर √5 प्लस √5 रहे तो इसको हम √5 प्लस 5 नहीं लिख सकते हैं। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2√5 लिख सकते हैं। ठीक, इसको ऐसे लिखेंगे। चलिए, रफ कार्य हो गया, दोनों बगल वर्ग करने पे तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो गया, और q² हो गया। ठीक, बराबर इधर कितना हो जाएगा, p² हो गया। तो देखिए, तो जैसे तराजू वाली बात जो बताए थे, जैसे 5 p² के बराबर ये दोनों है ना, 5 भी है q² भी है, यानी दोनों को गुना किए तब p² के बराबर हुआ है ना। तो लिखेंगे चूंकि 5 p² को विभाजित कर रहा है, अतः 5 p को भी विभाजित करेगा। ठीक, 5 जो है p को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब मान लेंगे, हो गया, तो मान लेंगे कि p बराबर, पुनः क्या करेंगे, अतः p बराबर क्या ले लेंगे, और कोई नया इंटीजर ले लेंगे, इंटीजर यानी पूर्णांक। p बराबर मान लीजिए 2 के ले लीजिए। ठीक, उसको समीकरण 1 कर लीजिए। ठीक, अब क्या लिखेंगे, p बराबर 2 के ले लीजिए, p बराबर 2 के का मान p बराबर 2 के जहाँ 2 के, यहाँ के बारे में बताना पड़ेगा ना, p बराबर 2 के जहाँ k एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्या है, k एक क्या है, k एक पूर्णांक संख्या है। ठीक, जब p बराबर 2 के, अब लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, और सॉरी, यहाँ पे 2 नहीं लेंगे, चूंकि 5 चल रहा है ना, ये 5 वाली है ना, इसको 5 लेंगे। ठीक,
अगर 3 रहेगा तो 3 लेंगे, 7 रहेगा तो 7 लेंगे, ठीक। जैसे 5 है तो 5 लेंगे। तो पी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है, 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, अब पी स्क्वायर, ठीक। तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है 5 के, उसका स्क्वायर करेंगे तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25, 25 और के स्क्वायर हो गया, ठीक। और देखिए 5 से कट जाएगा, 25 25 हो गया, ठीक। इसलिए लेंगे, समझ गया ना क्यों लेंगे, क्योंकि 5 से फिर कटेगा तो ना इतना आएगा, इसलिए लेंगे, सेम चीज लेंगे। तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5 के स्क्वायर आ गया, 5 के स्क्वायर आ गया। तो इसी प्रकार जैसे 5, जैसे यहाँ पे 5 पी स्क्वायर को काट रहा था तो 5 पी को भी काटा, इसी प्रकार 5 क्यू स्क्वायर को काट रहा है तो 5 क्यू को भी काटेगा। यहाँ भी लिखेंगे चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है अतः 5 जो है क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक। 5 क्या है क्यू को भी विभाजित करेगा। तो देख लीजिए जब 5 अब क्या है 5 पी को भी विभाजित कर रहा है, 5 क्यू को भी विभाजित कर रहे हैं, और हम माने क्या थे पी और क्यू को सिर्फ एक ही विभाजित कर रहे हैं, इसका एक ही अभाज्य गुणनखंड है, ठीक। और यहाँ अब जब आप सिद्ध कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या निकला 5 पी स्क्वायर यानी पी को भी विभाजित कर रहा है, ठीक। अब 5 यहाँ पे क्यू को भी विभाजित कर रहा है, यानी ये तो भाई गलत आ रहा है, क्योंकि हमने माना था कि इसको सिर्फ एक विभाजित कर, इसका अभाज्य गुणनखंड एक होगा। अभाज्य गुणनखंड एचसीएफ निकालना जब निकाले थे, सीखे थे, तो इसमें क्या था जो दोनों में जो कॉमन होगा वही उसका एचसीएफ होता है। तो सिर्फ ये सब एक एक और स्वयं से कट रहा था तो इसका एचसीएफ एक हो गया था, लेकिन अब तो दोनों 5 से भी कट रहा है, दोनों 5 से भी कट रहा है तो इसका तो एचसीएफ अब 5 हो जाएगा। तो ये गलत हो गया ना, ये तो बात गलत साबित हो रहा है। तो क्या है पी 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है 5 क्यू को विभाजित कर रहा है, तो ये तो गलत बात है, ठीक। तो यह जो गलत अवधारणा है, यह जो गलत अवधारणा आ रहा है, यह जो विरोधाभास जो पैदा हो रहा है, यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना करने के कारण आ रहा है। तो गलत कल्पना क्या है, गलत कल्पना यही है कि इसका हम लोग माने थे कि इसका एक ही अभाज्य हो सकता है। यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना करने के कारण आ रहा है कि पी क्यू का केवल अभाज्य गुणनखंड एक ही है, परंतु यहाँ इसका एक और अभाज्य गुणनखंड, इसका एक और अभाज्य गुणनखंड क्या आ रहा है 5 आ रहा है, इसका एक और अभाज्य गुणनखंड 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक। ये जो गलत कल्पना या जो विरोधाभास जो हमें हो रहा है कि इसका एचसीएफ एक ही अभाज्य गुणनखंड है लेकिन 5 भी आ रहा है, तो ये विरोध हो रहा है ना जी, हमारे बातों का विरोध, हम जो माने थे एक इसका विरोध हो रहा है ना, हाँ यहाँ तो 5 भी आ गया तो इसका विरोध हो रहा है, इसीलिए विरोध से हो गया विरोधाभास। तो यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना करने के कारण आ रहा है कि
सॉरी एक लाइन लिखना बीच में गड़बड़ा गया बच्चों। देखिए अब क्या लिखे थे, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर, अतः 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। यहाँ पी और क्यू का, यहाँ जो है यहाँ पी क्यू का एक का अभाज्य गुणनखंड एक के अतिरिक्त पाँच भी आ रहा है यहाँ पे P और Q का अभाज्य गुणनखंड एक के अतिरिक्त 5 भी आ रहा है। तो यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना करने के कारण आ रहा है। गलत कल्पना क्या है? गलत कल्पना यह है कि हम √5 को एक परिमेय संख्या मान ली है ना। यह विरोधाभास में गलत कल्पना के कारण आ रहा है कि √5 एक, इसको हम परिमेय मान ली है ना, परिमेय संख्या, इसीलिए हम लोग को इतना झेलना पड़ा, परिमेय संख्या है। अतः सिद्ध करेंगे, अतः √5 एक साबित हो गया। √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, साबित हो गया। अतः √5 एक क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक, चलिए इसको उतार लेंगे, इसको 2 बार 3 बार देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, सब समझ। इसमें समझना क्या है? बस कुछ नहीं, बस यहाँ पे ठीक उल्टा मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है, P/Q लिख देंगे। यहाँ पे बट्टा में कभी भी तो 0 तो नहीं होना चाहिए, तो परिमेय संख्या होगा ही नहीं। और दोनों का सह-आभाज्य संख्या, दोनों सह-आभाज्य संख्या होने का मतलब परिभाषा में बताया था आप लोग को कि इसका HCF 1 हो जाएगा। फिर दोनों का वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर देखेंगे कि दोनों P को काट रहा है तो 5 P स्क्वायर को भी काटा है तो 5 P को भी काटेगा। इसी प्रकार एक नया पूर्णांक मान लेंगे कि 5 बराबर P बराबर 5 के। फिर यहाँ पे इसका मान इसमें एक में रखेंगे, इसमें एक में। फिर यहाँ पे देखेंगे कि 5 तो P को तो काट ही रहा था, 5 अब Q को भी काट रहा है। 5 जब Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 अब Q को भी विभाजित कर रहा है। ठीक, तो 5 P को भी Q को भी दोनों को काट रहा है। यहाँ पे तो सिर्फ एक ही था, अब 5 भी आ रहा है। तो जहाँ P और Q का अभाज्य गुणनखंड एक के अतिरिक्त 5 भी आ रहा है, चलिए एक ही था, 5 भी आ रहा है। तो यह जो विरोधाभास हमें आया है, क्यों आया है? यह विरोधाभास हमें गलत कल्पना करने के कारण आ रहा है। कि गलत कल्पना क्या है करने के कारण आ रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या, ये जो हम परिमेय संख्या मान लिए थे, इसी कारण ये गलत आ गया। तो अतः साबित हो गया कि √5 एक अब परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय नहीं है मतलब एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हो गया। आप लोग इसको